नमस्कार, रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको राजस्थान के पंच पीरों के बारे में बताया था और मैं आपको पापू राठौड़ और मांगलिया मेहाजी के बारे में बता चुका था। और मैंने आपको मांगलिया मेहाजी के बारे में बताया था कि ये मारवाड़ के जो राव चुंडा थे उनके समकालीन थे और जैसलमेर के राव राणकदेव भाटी के द्वारा मुस्लिम व्यक्तियों की गायें चुरा ली जाती है। इसी कारण ये राणकदेव भाटी के साथ में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो बापड़ी में स्थित है और बापड़ी जोधपुर में पड़ता है। और इनका मेला मैंने आपको बताया था कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात भाद्रपद कृष्णाष्टमी को इनके मेले का आयोजन किया जाता है। और इसका जो पुजारी होता है उसके वंश वृद्धि नहीं होती है और इसके घोड़े का नाम था किरण काबरा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करते हुए अगले जो पंचपीर आते हैं गोगा चौहान, उनके बारे में आज इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं गोगा चौहान के बारे में। तो अगले जो तीसरे नंबर के जो पंचपीर आते हैं उनका नाम आता है गोगा चौहान। गोगा चौहान अगले जो पंचपीर हैं उनका नाम है गोगा चौहान। तो अगर अपन गोगा चौहान के जन्म की बात करें, जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 946 ईस्वी में। 946 ईस्वी में कहां पे हुआ था तो आप बताओगे ददरेवा। ददरेवा, और ददरेवा कहां पे पड़ता है? चूरू जिले में। तो आप बताओगे गोगा चौहान का जन्म 946 में ददरेवा चूरू में हुआ था। अगर अपन पिता के नाम की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था जेवर। इनके पिताजी का नाम क्या था? जेवर। और माता के अगर नाम की बात करें तो इनकी माता का नाम अपन को मिलता है बाछलदे। बाछलदे। तो जन्म 946 ईस्वी में ददरेवा चूरू में, पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछलदे और पत्नी का नाम था, जो पत्नी थी इस पत्नी का नाम था केलमदे। और ये केलमदे कहां से थी? कोलूमंड से, जहां से अपने पापू राठौड़ माने जाते हैं। उसके अलावा अगर अपन इनके गुरु की बात करें, इनके गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम अपन को गोरखनाथ मिलता है। तो साथ ही में मैं आपको गुरु के नाम की बात बताऊं, गुरु, तो गुरु का नाम था गोरखनाथ। गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। आगे अगर अपन बात करें तो ये जो गोगा चौहान थे, इस गोगा चौहान का अन्य मंदिर सांचौर जालोर में, जिसको गोगा जी की ओलड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको विशेष रूप से याद रखें। मैं स्टार लगा के लिख देता हूं, इनका अन्य मंदिर सांचौर जालोर में हैं, जिसे गोगा जी की ओलड़ी कहा
जाता है। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गोगा जी की ओलड़ी किसे कहा जाता है। तो आपका सीधा सा आंसर क्या बनेगा, गोगा जी का जो अन्य मंदिर है वो कहां पे पड़ता है, सांचौर जालोर में, जिसे गोगा जी की ओलड़ी के नाम से जाना जाता है। बात करें अपन गोगा चौहान के मेले की, मेला कब लगता है, मेला कब लगता है, तो आप बताओगे भाद्रपद कृष्णा नवमी। और मेला कहां पे लगता, मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्णा नवमी को इनका मेला लगता है। और कहां लगता है, तो आप कहां में भी दो स्थान बता सकते हो क्या, एक तो लगता है इनका ददरेवा में, ददरेवा में जो चूरू में पड़ता है, और एक लगता है नोहर में, नोहर, आपने नौर भाद्रा का नाम सुना होगा। नोहर कहां पे पड़ता है, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। तो इनका मेला दो स्थानों पे लगता है, ददरेवा चूरू में और नोहर हनुमानगढ़ में भी इनका मेला लगता है। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, गोगा चौहान जन्म 946 ईस्वी में ददरेवा चूरू में, पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाचल दे और पत्नी का नाम था केलमदे, जो कोलुवंड जोधपुर से थी। बात करें अपन इनके गुरु के नाम की, तो गुरु का नाम मिलता है अपन को गोरखनाथ। और गोगा चौहान का अन्य जो मंदिर है वो सांचौर जालोर में है, जिसको गोगा जी की ओलड़ी के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि इनका मेला कब लगता है, तो आप बताओगे भाद्रपद कृष्णा नवमी को इनका मेला लगता है। और मेला कहाँ पे लगता है, तो आप बताओगे ददरेवा चूरू में इनका मेला लगता है। उसके अलावा नोहर भाद्रा जो तहसील आती है हनुमानगढ़ में, वहां पे भी इनका मेला लगता है। तो आप इनको नोट आउट कर सकते हो। अब मैं आपको गोगा चौहान से रिलेटेड जो भी इनको टाइटल दिए गए हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। और किसी भी प्रश्न को लेकर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो अगली क्लास में मैं उसका आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। तो इस प्रकार गोगा चौहान के बारे में अभी अपन ने ये जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो अब अपन आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो अब मैं आपको गोगा चौहान के विवाह के बारे में बताता हूँ कि किस प्रकार इनका केलमदे के साथ में विवाह होता है और कैसे क्या घटना होती है। तो एक तरफ गोगा चौहान, दूसरी तरफ अपन बात करें कोलुवंड, कोलुवंड, और कोलुवंड की एक राजकुमारी आती है, कोलुवंड की एक राजकुमारी आती है और राजकुमारी का नाम था केलमदे, केलमदे। तो होता क्या है, इस केलमदे और गोगा चौहान की क्या हो जाती है, शादी, अर्थात इन दोनों का क्या है, विवाह करवा दिया गया। इनके हाथ पीले कर दिए गए। लेकिन ये प्राचीन काल से परंपरा चलती आ रही है कि जिसके हाथ पीले हो गए मतलब उसकी तो साढ़े साथी लग चुकी है। लेकिन फिर भी जानते हुए भी गोगा चौहान ने इस केलमदे के साथ में क्या कर ली, शादी कर ली। अब शादी होते ही जीवन में बवाल खड़ा हो जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकली कुछ अनुमान भी है, क्योंकि बहुत से ऐसा होता है। कुल मिला के बात ये है। तो गोगा चौहान की क्या हो गई, शादी। अब शादी होने के बाद में, शादी होने के बाद में यह बना दिया मैंने आपके सामने इस गोगा चौहान का घर। देखो आप स्थिति को समझने का प्रयास करना, भापने का प्रयास करना। तो होता क्या है, इस गोगा चौहान की शादी हो जाती है किसके साथ में, केलमदे के साथ में। और जब ये अपने ससुराल से केलमदे को पहली बार अपने घर पर लेकर आ रहे थे यहाँ पे, तो ये जब घर में प्रवेश करने वाले ही थे उस समय एक सांप आता है, एक सर्प आता है, और उस सर्प के द्वारा इस केलमदे को दंश दे दिया गया। अर्थात घर में प्रवेश करने से पहले इस केलमदे को सांप के द्वारा डस लिया गया और इस केलमदे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
घर में घुसने से पहले इस केलमदे की क्या हो गई? मृत्यु। केलमदे की क्या हो गई? मृत्यु। अब गोगा चौहान को गुस्सा आ जाता है और गोगा चौहान ने सोचा कि यार अपने ने विवाह तो अच्छे के लिए किया था और अपना विवाह भी हुआ, लेकिन अपनी जो रानी है वो तो आते ही मर गई। तो इसको क्रोध आया, किसको? गोगा चौहान को। और इस गोगा चौहान ने क्या किया? एक हवन किया। क्या किया? एक हवन। और हवन करते हुए इसने इस बात की प्रतिज्ञा ले ली, किसने? गोगा चौहान ने, कि मैं इस संसार से इस सांप जाति को ही नष्ट कर दूंगा। ऐसा प्रण ले लिया, किसने? गोगा चौहान ने। और प्रण क्यों लिया? क्योंकि जब ये विवाह करके अपनी पत्नी को अपने घर पर लेकर आ रहे थे तो इनकी पत्नी को सांप के द्वारा डस लिया जाता है। फिर गोगा चौहान के द्वारा यज्ञ किया गया और यज्ञ में इस बात की प्रतिज्ञा ली गई कि मैं इस दुनिया से सांप जाति को नष्ट कर दूंगा। जब गोगा चौहान ने इस बात की प्रतिज्ञा ली तो स्वयं नाग देवता प्रकट हुए और नाग देवता ने इनकी जो पत्नी थी केलमदे, इसको वापस जिंदा कर दिया। और तभी से इस गोगा चौहान को एक टाइटल दिया जाने लगा, एक उपाधि दी जाने लगी। और उपनाम में आप लिख सकते हो, उपनाम में आप लिख सकते हो सांपों का देवता। सांपों का देवता। तो अब आप ये बात याद रखोगे कि सांपों का देवता कौन से लोक देवता को बोला जाता है, तो आपका सीधा सा आंसर क्या बनता है? गोगा चौहान। अब क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की सारी घटना मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सांपों का देवता किसको बोला जाता है, तब आपका सीधा सा आंसर क्या बनता है? सर, गोगा चौहान को कहा जाता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। और इनका एक अन्य नाम और आता है जिसको अपन साक्षात पीर, जिंदा पीर या जहान पीर भी कहते हैं। तो मैं आपको जहान पीर के बारे में भी बता देता हूं कि किस प्रकार से इनको जहान पीर कहा जाता है। तो इसमें याद रखने योग्य बात यह है कि इनकी रानी का नाम था केलमदे। इसको सर्प के द्वारा दंश दिया गया और इसने हवन किया और तभी से इसको सांपों का देवता कहा जाने लगा था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब मैं आपको आगे की बातें बताने वाला हूं। तो कैसे, किस प्रकार से महमूद गजनबी के द्वारा इनके ऊपर आक्रमण किया गया और किस प्रकार से इनके द्वारा सामना किया गया, तो उसकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बात करें अपन इन गोगा चौहान की, तो समकालीन अगर अपन बात करें तो इनके जो समकालीन आते हैं, समकालीन, और समकालीन का मतलब यह है कि इनके समय में ये हुए थे, उन्हीं को अपन समकालीन कहते हैं। तो समकालीन आते हैं महमूद गजनवी, और इनके समकालीन अगर अपन गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक मंदिर आता है। गुजरात में एक मंदिर आता है और मंदिर का नाम है सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर। तो होता क्या है सोमनाथ का मंदिर? तो महमूद गजनवी के द्वारा इस सोमनाथ के मंदिर के ऊपर क्या कर दिया गया? आक्रमण कर दिया गया था। तो आप सीधा क्या याद रखोगे कि महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर के ऊपर क्या कर दिया गया? आक्रमण। और आक्रमण में इसने सोमनाथ मंदिर की अथाह धन संपदा को लूट लिया और उस धन संपदा को ले जाने के लिए इसके पास में जो साधन थे उन साधनों की कमी थी। तो होता क्या है, इस गोगा चौहान के पास में एक क्या थी? गाय थी। तो इधर मोहम्मद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूट लिया गया और लूट का सामान ले जाने के लिए यह क्या करता है, यह महमूद गजनवी क्या करता है, इस गोगा चौहान की गाय को चुरा लेता है। तो आप क्या याद रखोगे कि महमूद गजनवी के द्वारा इस गोगा चौहान की गाय चुरा ली जाती है। कारण क्या? सोमनाथ मंदिर में जो अथाह धन संपदा लूटी थी उस धन संपदा को ले जाने के लिए यह इस गोगा चौहान की गाय चुरा लेता है। इसी कारण
इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध। इसी कारण इन दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध। तो एक तरफ कौन, गोगा चौहान, एक तरफ गोगा चौहान और दूसरी तरफ कौन, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। और इन दोनों के मध्य में क्या हो गया, युद्ध। और युद्ध में यह परिणाम क्या रहता है, ये वीरगति को प्राप्त होते हैं, वीरगति को प्राप्त, और ये क्या रहते हैं, विजयी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है कि गोगा चौहान के द्वारा इस महमूद गजनवी का बहुत डटकर मुकाबला किया गया था और महमूद गजनवी के द्वारा इन गोगा चौहान की क्या है, सिर काट दिया गया था। और युद्ध के दौरान इनका जो सिर काटा था वो कहां पे गिरा था, ददरेवा चूरू में, जिसको अपन शीश मेड़ी या सिद्ध मेड़ी भी कहते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि गोगा चौहान का जो सिर था यह महमूद गजनवी के द्वारा काट दिया गया था। और सिर कहां पे गिरा था, यह बात आप याद रखोगे, इनका सिर गिरा था ददरेवा में, ददरेवा में। और ददरेवा कहां पे पड़ता है, चूरू में, जिसको अपन क्या कहते हैं, शीश मेड़ी या सिद्ध मेड़ी कहते हैं, शीश मेड़ी, या उसी को अपन क्या कहते हैं, सिद्ध मेड़ी। तो अब आपको ये याद रहना चाहिए कि युद्ध के दौरान गोगा चौहान का सिर कहां पे गिरा था, तब आपका आंसर क्या बनता है, ददरेवा चूरू में, जिसको शीर्ष मेड़ी या सिद्ध मेड़ी भी कहते हैं। और इनका जो धड़ था, जो धड़ मतलब सिर के नीचे का जो पार्ट था, वो कहां पे गिरा था, नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर में गिरा था। और नौहर स्थान कहां पे पड़ता है, हनुमानगढ़ में। उसको क्या कहते हैं अपन, धुरमेड़ी, क्या कहते हैं, धुरमेड़ी। और धुरमेड़ी के अलावा उसको क्या कहते हैं, गोगामेड़ी। तो आप ये दो बातें याद रखोगे कि युद्ध के दौरान गोगा चौहान का सिर कहां पे गिरा था, ददरेवा में, जिसको शीर्ष मेड़ी या सिद्ध मेड़ी कहते हैं। और इनका धड़ कहां पे गिरा था, नौहर हनुमानगढ़ में, जिसको अपन धुरमेड़ी या गोगामेड़ी भी कहते हैं। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब एक बात बताओ, एक ऐसा इंसान जिसका सिर कट गया हो और वह अगर किसी से युद्ध कर रहा हो तो वास्तव में आश्चर्यजनक बात है। तो फिर क्या होता है, इस महमूद गजनवी के द्वारा भी इनको एक उपनाम दिया गया, एक उपाधि दी गई। और क्या नाम दिया वो मैं आपको बताता हूं। एक तो दिया इसने साक्षात पीर, साक्षात पीर, या इन्हीं को कहा जिंदा पीर, जिंदा पीर, या इन्हीं को तीसरा नाम दिया जौहर पीर। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखनी है। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, गोगा चौहान समकालीन महमूद गजनवी के द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट लिया गया। और सोमनाथ मंदिर के अकाधन संपदा को ले जाने के लिए साधनों की कमी थी। इसी वजह से इस गजनवी के द्वारा किसकी गोगा चौहान की गाय चुरा ली गई। और इसी कारण से इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध में गोगा चौहान का जो सिर था वो कहां पे गिरा था, ददरेवा में। और ददरेवा कहां पे पड़ता है, चूरू में, जिसको अपन शीश मेड़ी या सिद्ध मेड़ी भी कहते हैं। और युद्ध के दौरान इनका जो धड़ था वो कहां पे गिरा था, नौहर हनुमानगढ़ में, जिसको धुरमेड़ी या गोगामेड़ी भी कहते हैं। फिर इस महमूद गजनवी के द्वारा भी इनको, किसको, इस गोगा चौहान को साक्षात पीर, जिंदा पीर या जहान पीर के नाम से पुकारा गया था। तो ये सब बातें थी किसके बारे में, गोगा चौहान के बारे में। तो ये सब जो बातें हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। मैंने जितनी भी बातें आपके सामने लिखवाई है ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पहले आ चुकी है और भविष्य में भी आएगी। तो आप इनको अच्छे से नोट आउट कर सकते हो। अब अपन गोगा चौहान के बारे में जो कुछ बातें बची हुई है उनकी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो अगली क्लास में अपन गोगा चौहान के बारे में जो बातें बची हुई है उनकी, उसके अलावा अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे हड़बू सांखला को, जो रामदेव जी के मौसेरे भाई भी थे। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।